Hello students, welcome to the second part of MCQs for CA final. Already we have discussed 57 sections. Moving ahead, it is with regard to chapter number 16, Operation and Mismanagement. कहता प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी काफ़ी कम हो गए हैं. बोर्ड ने डिसाइड किया है डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन एजीएम में मेंबर्स ने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया है और बोर्ड ने जब मना कर दिया डिविडेंड हम नहीं देंगे, मेंबर्स हैव मूव टू द ट्राइब्यूनल कि ये गलत बात है. तो क्या डिविडेंड देना ज़रूरी है? ये कोई ज़रूरी नहीं है. इट इज़ द प्रेरोगेटिव चॉइस ऑफ द बोर्ड. तो इसलिए एक्ट ऑफ द बोर्ड जिन्होंने की गुड फेथ में बोनाफाइड, क्योंकि कंपनी के लॉसेस चल रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं है, तो ये कोई ऑपरेशन नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी. मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एक रेजोल्यूशन पास किया है टू ऑल्टर द आर्टिकल्स. देखिए आर्टिकल्स ऑल्टर कर सकते हैं सेक्शन 14 के मुताबिक मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए, और डायरेक्टर को पावर दी गई है उससे टू ट्रांसफर कर सकता है वो शेयर्स किसी मेंबर के अगर वो कंपटीशन कर रहा है कंपनी के बिजनेस के साथ. मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है, वो कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है और उसने चैलेंज कर दिया वैलिडिटी ऑफ ऑल्ट्रेशन. क्या वो इसे चैलेंज कर सकता है? क्या उसे ऑपरेशन माना जा सकता है? नॉट एट ऑल. ये वैलिड नहीं है बिकॉज ऑल्ट्रेशन इज डन एज पर प्रोविजंस ऑफ एक्ट सेक्शन 14. नंबर 2, ये वैलिड नहीं है उसका ये कंटेंशन बिकॉज इट इज डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कि आप एज ए मेंबर कंपनी के साथ कंपीट ना करें. इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी इज गुड because A and B both will apply. आप प्राइवेट कंपनी है, आपके 9 शेयर होल्डर्स हैं और इशूड कैपिटल पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है कंपनी की. एप्लीकेशन देना चाहते हैं एनसीएलटी के आगे किस बात के लिए कि कंपनी में बहुत फ्रॉड मिसमैनेजमेंट हो रही है. सो डैट मीन्स हम पढ़ते हैं सेक्शन 244 की एप्लीकेशन देनी है इसके ऊपर, या तो 100 मेंबर या 10% ऑफ मेंबर हो या 10% ऑफ इशूड कैपिटल हो. तो देखिए 9 मेंबर है, अगर हम 10% लेके चलें तो 0.9 मीन्स एक मेंबर भी एप्लीकेशन दे सकता है. तो बस आपसे 244 का ये पूछा गया कितने मेंबर होने चाहिए, तो हम क्या कहेंगे एटलीस्ट 1 मेंबर 10%. अगेन प्राइवेट कंपनी है, आपके 10 शेयर होल्डर्स हैं और एक मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल उसने ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई कर दिया. माना कैपिटल 10% से कम है, लेकिन अगर 10 मेंबर हैं, एक इकलौता मेंबर भी 10% हो गया तो अप्लाई कर सकता है. पूछा गया स्टेट वेदर अ मेंबर हैव द राइट टू अप्लाई, तो हम ये कहेंगे वो अप्लाई कर सकता है क्योंकि वो 10% हो गया. राम के पास 500 शेयर्स हैं और कंपनी की देखिए अगर आप शेयर्स देखें 50,000 का 500 सिर्फ 1% होता है. सो डैट मीन्स 10% नहीं है उसके पास. राम को पता चलता है कंपनी की मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मटेरियल चेंजेस हो रहे हैं जो कि प्रेजुडिशियल होंगे, और वो एप्लीकेशन देना चाहता है ट्राइब्यूनल को 241 के अंदर, लेकिन डेथ हो जाती है राम की मेंबर. अब प्रश्न ये है पिटीशन फाइल की गई है उसके लीगल हायर के द्वारा ट्राइब्यूनल के पास, हु वॉज इन द पोजीशन ऑफ माइनॉरिटी. तो अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो चाहे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव माइनॉरिटी में हो, वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं. और देखिए नो एज राम तो एलिजिबल नहीं बनता क्योंकि उसके पास ना वो 10% है कैपिटल, बट फॉर एनी केस लीगल हायर बीइंग माइनॉरिटी कैन मेक एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल. तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर सो क्वेश्चन नंबर 62 डी पार्ट, आप इसको थोड़ा स्टार ले सकते हैं. कंपनी के मेंबर्स ने क्लास सूट 245 में फाइल किया है कि कंपनी के ऊपर रोक लगाया जाए कि वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले रही हैं जो कॉन्ट्रेरी टू रेजोल्यूशन है. आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस एनसीएलटी ने कंपनी के ऊपर रोक लगा दी है. डिस्पाइट दिस द कंपनी टुक एक्शन कॉन्ट्रेरी टू द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेंबर्स. तो ऑब्वियसली क्लास सूट हम यहाँ पे फाइल कर सकते हैं. अब क्वेश्चन किस पे पूछा गया, व्हाट विल द पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन है. तो भैया यहाँ के कंपनी के ऊपर 245 में पेनल्टी लगती है कम से कम 5 लाख रुपए, लेकिन 25 लाख तक मैक्सिमम हो सकती है. मिस्टर डायरेक्ट मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ, तो उन्होंने कहा कि मैं कंपनी का एमडी हूँ
और उसने फंक्शंस भी एमडी के डिस्चार्ज किए हैं, लेकिन वो अपॉइंट नहीं हुआ था एज एमडी। अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स हैं, होल्डिंग 1/12 ऑफ इशूड कैपिटल, तो 1/12 10% से कम हो गया, विच अमाउंटेड टू 1/10, डेट मीन्स 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। लेकिन देखिए ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में 244 में हमें चाहिए होती है 10% ऑफ इशूड कैपिटल, 10% नहीं है। एप्लीकेशन दी है एनसीएलटी को कि डायरेक्ट के जो ये एक्शंस हैं इट अमाउंट्स टू ऑपरेशन। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी के हैं 72। अगर 10% देखें तो 7.2 राउंड ऑफ करके हम 80 लेके चलेंगे, क्योंकि राउंडिंग ऑफ अपर में यहाँ होनी चाहिए, तो इसलिए 7 मेंबर्स एलिजिबल नहीं होने चाहिए, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है, मेरी तरफ से यहाँ एक इंटरप्रिटेशन का इशू आता। अगर हम इशूड का आंसर देखते हैं तो उन्होंने कहा मेंबर्स फाइल नहीं कर सकते एप्लीकेशन। आई अंडरस्टैंड कि 10% नहीं बना, 10% इशूड कैपिटल नहीं है, लेकिन देखिए एक चीज़ हम और इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं 244 में, एनसीएलटी चाहे तो ये जो कंडीशन है ना नंबर ऑफ मेंबर्स की, ये रिड्यूस वेव कर सकता है। तो देखिए ये ऑप्शन देखिए, मेंबर्स फाइल नहीं कर सकते कि स्ट्रेंथ 10% नहीं है। हाउएवर on filing application to NCLT may allow the application to be filed even if with fewer members। तो 244 में ऐसा साफ लिखा है कि NCLT वेव कर सकता है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बेटर बनती है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरेन कंपनीज के ऊपर, चैप्टर नंबर 22 फ्रॉम सेक्शन 379 से 393A। आप एक फॉरेन कंपनी है, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कैलकाटा में है और कैलकाटा में है, लेकिन देखिए आप फॉरेन कंपनी हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने जो देने हैं वो देने होते हैं आरओसी न्यू दिल्ली को 30 दिन के अंदर अंदर। तो ये पूछा गया है नंबर ऑफ डेज एंड प्लेस कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट डिलीवर करने हैं, तो आरओसी न्यू दिल्ली 30 दिन के भीतर भीतर, ऑप्शन नंबर डी। आप एक फॉरेन कंपनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, ऑनलाइन बिजनेस आप करना चाहते हैं, द कंपनी फेल टू डिलीवर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, 30 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स आरओसी को, पेनल्टी पूछी गई है। तो देखिए सेक्शन 392 लगता है, तो पेनल्टी लगती है कॉन्ट्रावेंशन इस चैप्टर की, तो फाइन जो है कम से कम 1 लाख, मैक्सिमम हो सकता है 3 लाख, प्लस डेली के 50,000 रुपये का फाइन कंपनी के ऊपर लग सकता है। आप एक थाईलैंड की कंपनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस आप भारत में कर रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप बताइए। तो इनमें से इनकरेक्ट क्या है, तो देखिए हम ये कहते हैं कि हम प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेते हैं कि चाहे आप किसी भी रूप से ऑनलाइन, फिजिकली, इटसेल्फ और थ्रू एजेंट जैसे मर्जी काम करें, तो आप एक बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करें ये तो करेक्ट है, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड करें ये भी करेक्ट है, कि ये फॉरेन कंपनी है क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करें ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए बचती है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है, इट हैज़ नो प्लेस इन बिजनेस, ये गलत आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए। तो ये कंपनी है, भारत में बनी है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन भारत में प्लेस ऑफ बिजनेस है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स में नाम है अर्जुन का, रणवीर का, लवीना का, जो कि सेक्रेटरी है, और मिस्टर मालिक एंड मिस्टर अरबाज भारत में वो रेजिडेंट है जो ऑथराइज्ड हैं कंपनी के बिहाफ पे नोटिस लेने के लिए। तो देखिए हम सेक्शन 380 में यही पढ़ते हैं कि आइए पहले एक पैरा और देख लें क्या पूछ रहा है ये। इन रिलेशन टू द कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट यू आर आस्क्ड बाय द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू हुज डिक्लेरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द आरओसी डैट की कन्विक्ट नहीं हुए या डिबार नहीं हुए हैं। देखिए 380 में हम ये कहते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स, साथ में पर्सन्स ऑथराइज्ड टू रिसीव नोटिस इन इंडिया ऑन बिहाफ, जो कि सेक्शन 381 डील करता है, इन लोगों से रिलेटेड आपने बताना है कि डिपार्ड कन्विक्टेड नहीं हुए हैं। तो इसलिए डायरेक्टर्स का नाम था अर्जुन एंड रणवीर और ऑथराइज पर्सन थे मालिक एंड अरबाज। तो जो सीएस है मिस लवीना, उसको वो उसका नाम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन अगला, आप एमआर एक कंपनी है, भारत के बाहर बनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है,
इस कंपनी के सारे डिसीजन अब्दुल्ला कंपनी लेती है। क्यों? क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है एमआर की। तो वन ऑफ द की रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय एमआर कंपनी, वो रॉ मटेरियल आता है उसकी सब्सिडरी फिजी से। तो बात को समझें, एमआर की होल्डिंग है अब्दुल्ला, एमआर की सब्सिडरी है फिजी। अब ध्यान आपने ये देना है, एमआर फॉरेन कंपनी है और अब्दुल्ला एंड फिजी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो डिफरेंट ईयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। सेक्शन 129 में हम पढ़ते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं। तो ये कंपनियां भी दोनों बाहर की, इनको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ रहा है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी के लाइसेंस ऑफिसर हैं, तो आपसे पूछा गया है द सर्कमस्टांसेस जिसमें फाइनेंशियल ईयर एमआर का शेल चेंज टू दैट ऑफ इट्स होल्डिंग। तो हम ये पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 में फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट आप कर सकते हैं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो उसके लिए एप्लीकेशन किसको देनी होगी? क्वेश्चन है एप्लीकेशन कौन देगा? तो एमआर को एप्लीकेशन नहीं देनी, क्योंकि अब्दुल्ला और फिजी को ये एप्लीकेशन देनी है, क्योंकि कंसोलिडेटेड बुक्स उन्हें बनानी है। तो दे हैव टू गिव द एप्लीकेशन। अब फॉरेन कंपनी है, डिजिटल सर्विसेज में इन्वॉल्व है, सर्वर इंडिया में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी फॉलोज ईयर एंडिंग दिसंबर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। तो बैलेंस शीट पीएनएल भी बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द टाइम लाइन विद इन विच डॉक्यूमेंट्स शेल बी फाइल्ड विद आरओसी। तो सेक्शन देखिए कि आपने डॉक्यूमेंट्स कब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के पास कब फाइल करनी है उसके ऊपर है। तो ये हमें फाइल करनी होती है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन 382 के अंदर। देन मन्नत एक बाहर की कंपनी है, भारत में प्लेस ऑफ बिजनेस बनाना चाहती है और ये प्रोस्पेक्टस इशू करना चाह रहे हैं भारतीय सिटीजन्स को। तो ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 387 के अंदर। मन्नत जो कंपनी है उसको बिजनेस करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए। सो दैट इज़ द ग्रेट पॉइंट इन द क्वेश्चन। और प्रोस्पेक्टस डेटेड है, साइंड है, बट डिड नॉट कंटेन द पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू इनएक्टमेंट कि आप कौन से एक्ट के अंदर बने हैं। डेट है, साइन है, लेकिन किस एक्ट के अंदर बने ये नहीं बताया। एंड डिटेल्स नहीं बताई हैं रिलेटिंग टू एनी एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो 2 चीज़ें मिसिंग है। तो देखिए, अगर आप 2 साल से ज़्यादा बने हैं तो आपको इनएक्टमेंट के बारे में नहीं बताना होता, लेकिन आपको प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में बताना ही बताना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे ये प्रोस्पेक्टस इनवैलिड है, क्योंकि आपने प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में नहीं बताया है। इनएक्टमेंट वाला चलेगा, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गया टाइम आपको बने हुए। अगले क्वेश्चन, डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 455 चैप्टर 29 मिसलेनियस पे है। आप एक प्राइवेट कंपनी है, आपको डोरमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट मिल जाता है 1 जुलाई 2018 को। देखिए, डोरमेंट के रूप में आप 5 साल तक रह सकते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है कब आरओसी आपका नाम काट देगा। तो 5 साल कहाँ कंप्लीट हो जाएंगे? 2023 कौन सी डेट तक? 30 जून तक। अगेन आप एक प्राइवेट कंपनी है, 2017 में आप बने हैं और फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी। 1 साल हो गया। फॉर द टाइम बिंग कंपनी डिजायर करती है कि वो उसे इनएक्टिव मान लिया जाए, क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं कर रही है। अब आपसे पूछा गया एज टू व्हेन आरओसी कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपसे साफ कहा आरओसी कब करेगा? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट ना करी जाए तो इसके ऊपर लॉ है कि अगर आप 2 साल तक सबमिट ना करें, तो 1 साल तो आपने किया नहीं, 17-18, दूसरा साल आ गया 18-19 भी ना सबमिट करें। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, कि जब आप 18-19 का भी सबमिट नहीं करेंगे तो आरओसी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको डोरमेंट के स्टेटस में डाल देगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 28 स्पेशल कोड फ्रॉम सेक्शन 435 से लेके 446 तक। आप एक एम्प्लॉई हैं और आपने कंप्लेंट फाइल की है कंपनी के खिलाफ कि ये इलीगल इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हैं बिफोर द स्पेशल कोर्ट। तो देखिए, हम सेक्शन 439 के अंदर पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड या इशू से रिलेटेड
सेबी का कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है, आप हैं एम्प्लॉय, आप नहीं कर सकते। सो ऑप्शन सी, तो आप कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए ए बी सी डी ई 5 हो गए डायरेक्टर्स हैं। आपने 5 बोर्ड मीटिंग करी है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर। ए सी डी ने तो सारी अटेंड करी हैं, बी ने 4 अटेंड करी हैं, ई ने कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 167, वकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगा अगर लगातार 12 महीने आपने कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी, ई के ऊपर लगेगा। लेकिन ई ने आपने ऑफिस वकेट नहीं किया, राइट? तो ई ने जब ऑफिस वकेट नहीं किया तो देखिए हम सेक्शन 167 में पढ़ते हैं पेनल्टी। तो पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है 1 लाख, बट मैक्सिमम हो सकता है 5 लाख। और देखिए जेल 1 साल की पहले हो सकती थी, अब अमेंडमेंट एक्ट 2020 से जेल हटा दी गई है। तो डैट मीन्स जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2021 एंड ऑनवर्ड है, तो यहां पे जेल वाला पॉइंट नहीं आएगा। तो ये बताया गया जेल के बारे में 167 के मुताबिक। बट हमें देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेशल कोड पे है, चैप्टर नंबर 28 पे। देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? ई इज पनिशेबल विद ट्रायल इफ स्पेशल कोर्ट थिंक्स फिट टू कंडक्ट द ट्रायल इन अ समरी वे ऑफ सच एन ऑफेंस। तो बिल्कुल ये हम पढ़ते हैं 436 सब सेक्शन 3 के अंदर कि स्पेशल कोर्ट समरी ट्रायल के वे में आपको इसके लिए कन्विक्ट कर सकता है। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 3। लेकिन मैंने बता दिया अमेंडमेंट एक्ट की वजह से इस ऑप्शन में ये चेंज भी रहेगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ और आती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हमें दे दी ये चीज़ें, चूज अ करेक्ट ऑप्शंस। तो अभी आपने देखा फर्स्ट पॉइंट भी ठीक था, बस उसमें से जेल वाला हटा देंगे, एंड थर्ड भी ठीक है। तो 2 ऑप्शन ठीक बन रही है ना। तो इसलिए अच्छा किया इन्होंने कि हमें ऑप्शन दी करेक्ट। तो हम कहेंगे 1 और 3 बिल्कुल ठीक है। आरओसी मुंबई ने एक एप्लीकेशन दी है 272 में, डैट मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के लिए। एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल ने बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज में ये रेफर कर दी है आपकी एप्लीकेशन एमसीपी के पास, सेक्शन 422 के मेडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 442। तो ये थोड़ा सा, ये भी एक मिस्टेक है। तो एमसी के पास, सीपी के पास ट्राइब्यूनल ने वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी। क्या वैसा कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। सीओ मोटो ट्राइब्यूनल ऐसे उसको ट्रांसफर कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी एप्लीकेशन होती तो वो कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है वो स्पेशल कोड के ऊपर है, ना कि आप सोचो वाइंडिंग अप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो रिया कंपनी है, पॉलिटिकल डोनेशन देना चाहती है 1 लाख रुपए की। ऑडिटर साहब ने कहा कि आपने बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं पास किया है। तो हम 182 के अंदर पढ़ते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है बोर्ड मीटिंग के अंदर। अकॉर्डिंगली डिफॉल्ट तो हुआ है, डायरेक्टर्स को पनिशमेंट होगी, 6 महीने तक की जेल हो सकती है, एंड साथ में फाइन लग सकता है मिनिमम 5 गुना जो डोनेशन था, और मैक्सिमम जो है वो 5 गुना तक जो आपने डोनेशन दिया है वो फाइन आपको लग सकता है। अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ऑफेंस कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर्स विल फॉल कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो स्पेशल कोड के 2 सेक्शन आते हैं। एक है जी 441 कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल का मतलब होता है पैसे देकर के केस खत्म कर देना। लेकिन जिन ऑफेंसेस में जेल पक्का है, जैसे यहाँ एंड वर्ड है जेल पक्का है, तो वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। ये पढ़ते हैं हम 441 में। माना ये सेक्शन के फाइनल से हटा दिया गया 441, लेकिन देखिए एमसीक्यू तो डाला है, और इसलिए मैंने नॉर्मली क्लास में आपको ये करवाया भी हुआ है मोटे लेवल पे। एंड साथ में हम ये पढ़ते हैं जो ऑफेंसेस होते हैं वो कंपनीज एक्ट वाले 212
6 सफैया वाला फ्रॉड वाला उसको छोड़ते हुए सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, ये पढ़ते हैं 439 के अंदर। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ऑन चैप्टर नंबर 27 ट्राइब्यूनल के ऊपर, ट्राइब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया 18 दिसंबर को विद कंसेंट ऑफ पार्टीज। देखिए अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर देता है विद कंसेंट के साथ तो आप इसे अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील नहीं कर सकते हैं। ये कहता है सेक्शन 421, तो स्ट्रेट वे क्वेश्चन उसी पे है, तो आप अपील नहीं कर सकते हैं क्योंकि विद कंसेंट ऑफ पार्टीज है। अगला क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स ने एक एप्लीकेशन दी है ट्राइब्यूनल के पास 241 की मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन की, और इसलिए ट्राइब्यूनल ने 420 में ऑर्डर पास कर दिया, और ये ऑर्डर पास किया 28 अप्रैल 2019 को। अब ट्राइब्यूनल जो है अपने इस ऑर्डर को अमेंडमेंट करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो रेक्टिफाई का टाइम पीरियड होता है 2 साल। तो आपसे वो टाइम पीरियड ही पूछा गया और ये 2 साल होता है, और फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर जो आपने दिया है, अगर कोई भी पार्टी बताती है कि मिस्टेक है तो आप कर सकते हैं सेक्शन नंबर 420 के अंदर। एप्लीकेशन दी है आपने सेक्शन 9 में आईबीसी के, तो ये सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्राइटर एप्लीकेशन देते होते हैं, और एप्लीकेशन एडमिट होगी एनसीएलटी के पास। मिस्टर राम जो है वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुए हैं। जो कंपनी है वो अपील करना चाहती है एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो एज ए लीगल एडवाइजर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कंपनीज एक्ट एंड आईबीसी के मुताबिक। तो देखिए चाहे कंपनीज एक्ट हो आईबीसी हो, आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास डेफिनेटली आपका अपील का राइट होता है। तो यही आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी में नजर आता है कि 421 में कंपनीज एक्ट साफ कहता है कि आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास 45 दिन के भीतर भीतर, जिस दिन आपको कॉपी ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर दिया उस दिन नहीं, जिस दिन आपको कॉपी ऑफ ऑर्डर दे दिया गया है, आप अपील कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सकरा एक्ट पे है, तो सकरा एक्ट देखिए नवंबर 2021 एंड ऑनवर्ड अटेम्प्ट के लिए ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है। 2 क्वेश्चन है छोटे से, स्टिल डिस्कस करना है तो आई डू दैट। पी लिमिटेड के पास 35% पेड अप कैपिटल है, शेयर्स हैं किसके हैं, स्टॉक एक्सचेंज के हैं। कंपनी ने एम लिमिटेड को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, तो हम सकरा एक्ट में सेक्शन 7A में पढ़ते हैं कि आप प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स बना करके रिस्ट्रेंट लगाई जा सकती हैं। सो इसलिए स्टेट वे उसी पे क्वेश्चन है, तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है वोटिंग राइट अपने ब्रोकर्स के, और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी से रिलेटेड सेक्शन 7A। आप एक मेंबर हैं स्टॉक एक्सचेंज के और आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पे भी और खुद के लिए भी, तो एज ए स्टॉक मेंबर ऑब्वियसली एज ए मेंबर आप बाकियों के लिए बाइंग करते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी सीधा सीधा है कि आप खरीद सकते हैं एज पर सकरा एक्ट के कंप्लायंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन सेबी एक्ट। देखिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और ऑडिटर हैं आप एक लिस्टेड कंपनी के, और मिस्टर बी जो है वो इस ऑडिट फर्म का पार्टनर है। ऑडिट करते समय जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों को बता दी जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है पिछले साल से, तो इसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग पे सेबी एक्ट में लगता है सेक्शन, पहली बात तो 12A एंड 15G में आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, पेनल्टी पूछी गई है सीधी सीधी, तो ये वन ऑफ द हॉट पेनल्टी है। ये पेनल्टी है मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम हो सकती है 25 करोड़ और 3 गुना जो प्रॉफिट आपने कमाया विच एवर इज हायर। सो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सेबी रेगुलेशंस के ऊपर है, LODR रेगुलेशंस। आप एक लिस्टेड कंपनी है तभी सेबी रेगुलेशन लगती हैं और आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड्स का बदलना चाहते हैं और इस डेट से, और प्रपोजल जो आया है वो बोर्ड मीटिंग में आया है, 14 जुलाई को बोर्ड मीटिंग होनी है। तो देखिए एज ए कंपनी आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है बोर्ड मीटिंग से पहले। तो अगर सिक्योरिटीज से रिलेटेड, ये सिक्योरिटीज होगी बॉन्ड, कोई चेंज हो रहा है तो 11 दिन पहले आपको बताना पड़ता है। तो 14 जुलाई की बोर्ड मीटिंग है, 11 दिन 3 जुलाई तक आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। फेमा एक्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। सितंबर 2016 में, ध्यान दीजिएगा 2016
तो साल हो गया यहाँ पे 16-17, राइट। तो LRS आपको पता होगा 2.5 लाख पर एनम, जिसके लिए आपको RBI से अप्रूवल लेनी नहीं पड़ती। तो आप एक बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं और आपने वहाँ पे $50,000 इस्तेमाल किए। दिसंबर 16 में आपने 50,000 अपने बेटे को कनाडा में जो गया वहाँ भेज दिए। जनवरी 17, देखिए सेम साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, आपने अपने परिवार वालों के ट्रीटमेंट के लिए 75,000 भेजे हैं। इन मार्च 2017, अभी भी फाइनेंशियल ईयर सेम है, आपकी डॉटर की एंगेजमेंट होती है और डेस्टिनेशन मैरिज जो करनी है उसकी करनी है वो मई में करनी है। तो मई नेक्स्ट ईयर आ गया 17-18, और उसमें जो पहली बात है एंगेजमेंट के लिए आप ये मार्च, देखिए सेम साल चला है 16-17, आपने 35,000 उसके एंगेजमेंट के लिए अभी खर्च किए हैं। तो ध्यान दो 16-17 में आपने कितने खर्च किए, 50,000, 50,000, 75 एंड 35। अगर आप इनका टोटल देखेंगे तो ये हो गया 2.10, तो 2.5 लाख नहीं हुआ। जबकि अगले साल जब मैरिज करनी है बेटी की, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, लेटर द इवेंट मैनेजर ने गिव एन एस्टिमेट कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे, ये रुपए नहीं डॉलर, वेडिंग में, बट वो अगला साल है। तो 2.5 लाख तक LRS का अलाउड हो गया, कोई RBI की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो यू डू नॉट नीड एनी अप्रूवल ऑफ RBI एट ऑल। मेसर्स केदार स्पोर्ट्स एकेडमी, आप एक प्राइवेट कोचिंग क्लब हैं और कई टूर्नामेंट वगैरह आप करवाते हैं। 25वीं अपनी सालगिरह पे कह लीजिए जो भी है, आप इंग्लैंड में एक टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं। तो देखिए हम ये पढ़ के आते हैं रूल नंबर 4 फेमा रूल्स 2000 में, शेड्यूल नंबर 2 के अंदर, कि आप 1 लाख तक बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाहर कोई टूर्नामेंट करवाना है आप भेज सकते हैं। तो प्राइज मनी है 40,000, रनर अप के लिए है 11,000, टोटल हुआ 51,000, राइट। तो हमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप एक भारतीय कंपनी है, आपके पास एक कमर्शियल प्लॉट है चेन्नई में, आप उसे बेच देना चाहते हैं और आप बेच रहे हैं एक ब्रोकर के थ्रू जो कि अमेरिका में है। तो हम इस पे पढ़ते होते हैं शेड्यूल नंबर 3 रूल नंबर 5 फेमा रूल्स 2000 में, कि बिना RBI के अप्रूवल के आप जो पैसा भेज सकते हैं वो है 25,000 USD और 5% ऑफ रेमिटेंस। देखिए ये प्रॉपर्टी बेची गई है 6 लाख USD में, तो 5% इसका लें तो बना 30,000 तक RBI की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, आप कमीशन दे रहे हैं 7%, ये हो गया जी 42,000, तो 30,000 तक तो RBI की अप्रूवल चाहिए नहीं। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन ये सही है कि प्रायर परमिशन नहीं चाहिए 30,000 तक, लेकिन 12,000 जो बैलेंस बचा तो उसके लिए आपको RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आप एक नॉन रेजिडेंट हैं और भारत में म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हैं, आपका नाम रमन है, कुछ आपकी दिक्कत थी, आपने अपने ब्रदर राघव को रिक्वेस्ट किया है कि वो आपके बिहाफ पे वो पेमेंट कर दे। तो देखिए यहाँ पे लगता है सेक्शन 3 फेमा का कि आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं टू द क्रेडिट ऑफ नॉन रेजिडेंट बिना अप्रूवल्स के, अनलेस थ्रू ऑथराइज पर्सन हो। तो ऐसी ट्रांजैक्शन सेक्शन 3B के अंदर परमिटेड नहीं है, एज इट अमाउंट्स पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेजिडेंट। आप एक कंपनी है, भारतीय कंपनी, कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं। आप किससे रिलेटेड कंसल्टेंसी है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप पे कर सकते हैं कितना, अपना 1 मिलियन USD, जिसका मतलब है 10 लाख। तो ये है 10 लाख, तो ऑप्शन नंबर डी। इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 मिलियन की लिमिट है। आप हैं मिस्टर उमेश, आप भारत में फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर अमेरिका से आ रहे हैं और 5 साल के बाद आ रहे हैं और 2 अक्टूबर को आ रहे हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी मेरे को गड़बड़ नजर आती है। देखिए अक्टूबर के हो गए भैया 30 दिन, नवंबर के हो गए 30, दिसंबर के हो गए 31, जनवरी फरवरी मार्च 31, 28 एंड 31। तो अगर हम इनका टोटल करते हैं 181 बनता है। और देखिए 19-20 की बात हो रही है, तो हम
20-21 का स्टेटस 19-20 के ऊपर डिपेंड होता है। पीआरआई बनने के लिए, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बनने के लिए आपका स्टे होना चाहिए मोर देन 182 डेज। तो ये मोर देन 182 तो बन नहीं रहा, लेकिन आप बाहर से इंडिया आए हैं, किस काम के लिए आए हैं ये देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आए हैं भाई। अगर किसी और काम के लिए आते फिर तो ये 182 वाली ना लगती, राइट। तो आप इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आए हैं और आपसे 20-21 के मुताबिक पूछा गया है, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली ये क्या बना, आप बने पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। और यहां पे इंस्टीट्यूट का आंसर है कि आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो एक हल्का सा यहां पे एक दिक्कत मेरे को लगा, आई शेयर विद यू। सरफाइसी एक्ट नवंबर 2021 एंड ऑनवर्ड के लिए कोर्ट से हटा दिया गया है, तो फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूं इसे। आपने डिबेंचर इशू किए हैं और उससे रिलेटेड डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है, और अगर उससे रिलेटेड कुछ डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं 90 दिन का एक नोटिस पीरियड, आपको 90 दिन के भीतर आपको नोटिस देना पड़ता है। और सेक्शन 13 में इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट में 60 दिन का टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्रस्टी ने नोटिस दिया है कंपनी को कि पैसे दी जाए, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 90 दिन हो गए हैं, 3 महीने। अब आप इन्फोर्स करना चाहते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो आपने सेक्शन 13 के अंदर नोटिस दे दिया है और 60 दिन का टाइम होता है। बी लिमिटेड ने रिप्लाई किया है टू द सेकेंड नोटिस 15 दिन के भीतर भीतर कि हमारे पास कैश की दिक्कत है। और अब ट्रस्टी साहब कम्युनिकेट बैक करते हैं कंपनी को कि भाई आपकी रिप्रेजेंटेशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना होता है। तो आपसे पूछा गया है कि बी लिमिटेड अब क्या कर सकती है। तो देखिए, आप कोई डीआरटी कोर्ट वगैरह में तो जा नहीं सकते हैं, आप नोटिस भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर अगली ऑप्शन कह रही है आप कम्युनिकेट करें ट्रस्टी को दोबारा से कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा, तो इसलिए डी ऑप्शन बेस्ट है कि पहले वाली 3 करेक्ट नहीं है। सेकेंड है, आप एक कंपनी है और आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आरबीआई के पास। तो उसमें से एक कंडीशन होती है कि पिछले 3 साल में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रही हो। तो यहाँ पे जो डिटेल हमें दी है पिछले 3 साल की, उसमें से 1 साल में लॉस है, तो इसलिए आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो नेक्स्ट एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है। मिस्टर राम गेव 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स कैश दे दिया 2 लाख का, अपने दोस्तों को 2 लाख का कैश दिया। वापस लेते इसमें उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि 2 लाख रुपए आपने अपने दोस्तों को दिए हैं, लेकिन अब वापस जब लेने हैं तो आप ये कह रहे हैं अपने दोस्तों को कि उसके बदले में वो कुछ सामान खरीद लें वाया क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर्स, दिस एंड दैट। कहता क्या ये पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये कवर अप होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ, क्योंकि हम पेमेंट की डेफिनेशन में ये पढ़ते हैं, तो ये इसके अंदर आता है। सो ऑप्शन नंबर बी। एफसीआर एक्ट का अगला क्वेश्चन, आप एक फॉरेन सिटीजन है, आपने डोनेशन दी है काइंड में। तो देखिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में अगर हमें काइंड में मिलता है ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट, अगर मार्केट वैल्यू है 1 लाख तक, तो हम इग्नोर करते हैं, तो नॉट मोर देन 1 लाख। सो ऑप्शन नंबर टी। आर्बिट्रेशन एक्ट का क्वेश्चन, मिसेस कोमल एंड राजेश के अंदर एक आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट होता है, बिजनेस करते हैं दोनों आपस में, लेकिन कुछ डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन आर्बिट्रेशन में जाते हैं उससे पहले राजेश की डेथ हो जाती है, नहीं ये मिसेस कोमल की डेथ हो जाती है। अब राजेश कहता है भाई ये जो भी आर्बिट्रेशन था ये एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि आदमी की डेथ हो गई, सॉरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसे इन्फोर्स कर सकता है, और ये लिखा है सेक्शन नंबर 40 के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी। मिस्टर एबीसी पार्टनर्स हैं, एक एग्रीमेंट होता है फर्म के कि डिस्प्यूट जो होगा वो हम आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे, लेकिन होता क्या है, मिस्टर बी ने केस कर दिया ए एंड सी के खिलाफ एक कोर्ट के अंदर। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते आप, सॉरी, क्योंकि आउटस्टर ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ही मेन प्रीमाइस है आर्बिट्रेशन एक्ट का।
आईबीसी के ऊपर प्रश्न, आप एक कंपनी है रजिस्टर्ड विद आरबीआई हैं, तो डैट मीन्स आप एक एनबीएफसी हो गए। इट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू इट्स कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, तो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप एनबीएफसी हैं, आपने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए हैं, तो इज इट पॉसिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्टर एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर कि वो आईबीसी कोड में आपके खिलाफ कार्रवाई कर सके? देखिए, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स आर एक्सक्लूडेड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7, तो उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर बी। आप एक स्मॉल कंपनी है, एनसीएलटी के पास गए हैं फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी के लिए, जिसके ऊपर हम सेक्शन 55 से 58 में पढ़ते हैं, जो कि 90 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 90 दिन में कंप्लीट नहीं हुई। अब बारी आती है 45 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है, लेकिन एक्सटेंशन मिला 30 डेज का। अब दोबारा से चले गए कि 10 दिन का और एक्सटेंशन दे दिया जाए, सॉरी, माना 45 दिन का एक्सटेंशन मिलता है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बट एक्सटेंशन सिर्फ एक बार मिलता है। शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वंस, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपकी एक एप्लीकेशन सीआईआरपी में सेक्शन 7 में, जहां फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देते हैं, एडमिट हो गई है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है आपके, तो सीओसी बनाई गई, लेकिन उसकी मीटिंग अर्जन हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ quorum। अर्जन मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है 51% वोटिंग रेट के साथ कि कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए। देखिए, अगर लिक्विडेशन का डिसीजन लेना है, सेक्शन 33 साफ कहता है 66% वोट चाहिए होती हैं, तो सॉरी 51% से आप नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शिवदीप ने सबमिट किया हिज क्लेम एज ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द लिक्विडेटर, तो आपने क्लेम सबमिट किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्लेम सबमिट करने के बाद आप उसका अमाउंट वगैरह ऑल्टर करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, आपका राइट है 14 दिन के भीतर, ये कहता है सेक्शन नंबर 38। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ एमसीक्यू यहाँ पे समाप्त होते हैं। इस बुकलेट में केस स्टडीज़ भी हैं, तो हम एक अलग वीडियो से केस स्टडीज़ के ऊपर बात करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, गुड लक, गॉड ब्लेस।